back to my channel Success Mantra by Survi Kapoor. So today we are going to start the second chapter of your economics, that is the sector of Indian economy. भाई again easy chapter, ठीक है. इसमें हमारे पास हम क्या पढ़ने वाले हैं? We are having a different sectors in our economy. हम उसके बारे में पढ़ेंगे. सेक्टर्स में कैसे हमारे पास एम्प्लॉयमेंट फैसिलिटीज़ अच्छी हैं नहीं है, ये सब चीज़ें हमें देखना है. और कैसे हमारी गवर्नमेंट ने रोल प्ले करा है हमारे यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को इंक्रीज करने के लिए. अब हम सबसे पहले देखेंगे हमारे पास दैट इज द सेक्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटीज. ठीक है. सेकंड नंबर पे वी आर गोइंग टू सी द सेक्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ वर्किंग कंडीशंस, एंड ऑन द थर्ड नंबर वी आर गोइंग टू सी दैट सेक्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप. अब अगर हम बात करते हैं पहली हमारी सेक्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटीज. एक्टिविटीज बोले तो क्या क्या एक्टिविटीज यहाँ पर होती हैं, हमने उसके बेसिस पे सेक्टर बनाए. और इसके अंदर हमारे पास 3 सेक्टर्स है, दैट इज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड द टर्शियरी सेक्टर. प्राइमरी सेक्टर हमारे पास हमारा वो सेक्टर है जो सारा का सारा किस पे डिपेंडेंट है, हमारी एग्रीकल्चरल एक्टिविटी पे डिपेंडेंट है हमारे पास यहाँ पे. एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज माई एग्रीकल्चरल सेक्टर. भाई इंडिया में मैक्सिमम ऑफ द पॉपुलेशन जो रही हमारे पास इंडिपेंडेंस से पहले भी और आज भी हमारे पास वो पॉपुलेशन रही हमारी प्राइमरी सेक्टर के अंदर जिसको सबसे ज़्यादा नौकरियां मिली. नौकरियां मिलने का मतलब नहीं था किसान ने एम्प्लॉयज़ को आके एम्प्लॉयड करा यहाँ पर, बट हाँ सबके थे तो सब ने क्या करा, अपनी अपनी फैमिलीज वहाँ पे ऑक्यूपाइड होने स्टार्ट हो गई यहाँ पे. बट सबसे ज़्यादा डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट और यू कैन से हिडन अनएम्प्लॉयमेंट भी हमें यहाँ पे देखने को मिलती है. अब ये डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट और हिडन अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है कि भाई मेरी एक फील्ड है, उसमें चाहिए मेरे पास सिर्फ 7 मेंबर्स काम करने के लिए, बट उस पर काम करने मेरे पास 10 मेंबर्स, तो जो 3 बंदे एक्स्ट्रा हैं दे आर डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयड पीपल हु आर वर्किंग एट माई साइड. ठीक है. प्राइमरी सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो हमारे सेकेंडरी सेक्टर को रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है. एंड this secondary sector is known as my manufacturing sector and my industrial sector. Yes, after the independence इस सेक्टर ने हमारे पास यहाँ पे ग्रोथ करनी स्टार्ट करी, एंड जब इस सेक्टर ने ग्रोथ करनी स्टार्ट करी तो ऑब्वियसली इसने हमारे पास एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट करी. बट आज के टाइम पे हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास क्या है, मशीनरीज, कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज है जिसकी वजह से लेबर रिक्वायरमेंट हमारे पास यहाँ पे कम रहती है. तो प्राइमरी सेक्टर रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है किसको, हमारे पास यहाँ पे सेकेंडरी सेक्टर को. एंड द थर्ड सेक्टर विच इज़ अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट सेक्टर, इसको हम लोग बोलते हैं हमारा सर्विस सेक्टर. भाई इन माई लैंग्वेज दिस टर्शियरी सेक्टर इज द बैकबोन ऑफ ऑल दीज 2 सेक्टर्स. क्योंकि अगर ये टर्शियरी सेक्टर नहीं है तो ये दोनों सेक्टर्स कुछ भी काम नहीं कर सकते. क्यों? ट्रांसपोर्टेशन ये देगा, कम्युनिकेशन ये देगा, गोडाउन्स ये देगा, लोन ये देगा, इंश्योरेंस ये देगा, सब चीज़ें तो यह टर्शियरी सेक्टर प्रोवाइड कर रहा है. इमेजिन करो अगर ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा तो प्राइमरी सेक्टर का प्रोडक्ट हमारे सेकेंडरी सेक्टर तक कहाँ से पहुँचेगा, कितना प्रोडक्ट चाहिए कैसे पता चलेगा अगर कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ ही हमारे पास यहाँ पे नहीं है. सो दिस सेक्टर प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल अगर हमने क्या करना है, इन दोनों सेक्टर्स की वर्किंग को रखना है. बट आज के टाइम पे इस टर्शियरी सेक्टर की इम्पोर्टेंस हमारे पास डे बाय डे इंक्रीज होती हुई जा रही है. क्यों? क्योंकि अब भाई आज के टाइम पे हर कोई बंदा जो है हमारे पास क्या कर रहा है, ऑनलाइन सर्विसेज लेना चाह रहा है. अब आप भी तो ऑनलाइन सर्विसेज ले रहे हो यहाँ बैठ के, जिसकी वजह से क्या हुआ, आईटी सेक्टर की इंपॉर्टेंस बढ़ी, विच कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ टर्शियरी सेक्टर. हमें ऑनलाइन शॉपिंग चाहिए, हमें जोमेटो से सर्विसेज चाहिए, हमें सारा कुछ चाहिए यहाँ पे. सो ऑनलाइन सर्विसेज आपको मिल रही है आपके घर बैठे बिठाए, कुरियर सर्विसेज, जोमेटो सर्विसेज. अब मैं आपको यहाँ ऑनलाइन पढ़ाई, तो दीज ऑल आर कंसिडर एज अंडर द टर्शियरी सेक्टर. और टर्शियरी सेक्टर की आज के टाइम पे इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ रही है. जब हमारे दादाजी वाला टाइम था उस टाइम पे रेस्टोरेंट्स कोई नहीं जाता था, रेस्टोरेंट्स होते भी नहीं थे. और आज के टाइम पे कितने रेस्टोरेंट्स डेवलप हैं हमारे पास. क्यों? बिकॉज ऑफ द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल ऑल्सो इंक्रीजेज. तो हमें यहाँ पे टर्शियरी सेक्टर की में हमारी जो रोल है वो बहुत डे बाय डे इंक्रीज होता हुआ जा रहा है. एंड मैक्सिमम ऑफ द पॉपुलेशन आज के टाइम पे हमारे पास टर्शियरी सेक्टर में एंगेज होने की कोशिश करती है. या कह लो कि अगर किसी सेक्टर में बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ी हैं तो वो बढ़ी है हमारे पास हमारी टर्शियरी सेक्टर में. क्लियर हुआ?
अब यही तीनों सेक्टर्स हमारे पास ऐसे हैं जो मिलके हमारी ग्रोथ करते हैं हमारी जीडीपी की। अभी जीडीपी क्या होता है? जीडीपी इज माय ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, दैट इज कितना मेरा फाइनल आउटपुट आया प्राइमरी सेक्टर से रॉ मटेरियल लेकर, सेकेंडरी सेक्टर से रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चर करके, टर्शरी सेक्टर ने कितना फाइनल आउटपुट मार्केट में बेचा पूरे के पूरे फाइनेंशियल ईयर में 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में। तो जो हमारी कैलकुलेशन होती है उसे हम लोग कहते हैं हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, दैट इज माय जीडीपी। ठीक है जी, ये तो था हमारे पास एक्टिविटीज ऑन द बेसिस सेक्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटीज। अब हमारे पास क्या हुआ, जैसे कि हमारे यहाँ पे डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट बहुत रहा हमारे प्राइमरी सेक्टर में, तो गवर्नमेंट को जरूरी हो गया, गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट हो गई कि वो कैसे ना कैसे करके इस सेक्टर की इंपॉर्टेंस को बढ़ाए रखने के लिए, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने के लिए कुछ इनिशियल स्टेप्स लें। तो उन्होंने लिए हमारे पास ये स्टेप्स कुछ, जैसे कि उन्होंने करे टेक्निकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म सेटअप, कि भैया जितने भी हमारे यहाँ पे लोग हैं, जितने भी हमारे रूरल एरिया में पीपल हैं, आइदर फार्मर्स और द अदर प्रोड्यूसर्स, उनको एजुकेट किया जाए, उनको टेक्निकल और इंस्टीट्यूशनल नॉलेज दी जाए यहाँ पे। जैसे कि क्रॉप्स में फर्टिलाइजर्स यूज होते हैं, केमिकल पेस्टिसाइड्स यूज होना है, कितना केमिकल पेस्टिसाइड यूज होना चाहिए, इन सब की टेक्निकल नॉलेज हमें दी जाए, तो उसके लिए हमारे पास इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म सेटअप किए गए। नेक्स्ट हमें यहाँ पे प्रमोट किया गया एलाइड एग्रीकल्चर, दैट इज एक्स्ट्रा एग्रीकल्चर एक्टिविटीज को भी प्रमोट किया गया। आप भाई क्या करो, फिशिंग काम कर लो, दैट इज पिस्सीकल्चर कर लो, आप लोग हॉर्टिकल्चर का काम आप लोग करो, यहाँ पे डेयरी फार्मिंग का काम करो, कि सिर्फ और सिर्फ खेती बाड़ी क्रॉप प्रोडक्शन में ना ही लगे रहो, आप लोग अदर एक्टिविटीज पे भी फोकस करो जो हमारी प्राइमरी सेक्टर्स में हो सकती हैं, दैट इज जो हमारे एग्रीकल्चर एरिया में हो सकती हैं। फिर आया फोकस ऑन द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। अगर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री सेटअप हो रही हैं तो उनको और आप मोटिवेट करो, उनको पैसा दो। यहाँ पे क्या होता है, अब कई कई गाँव में हमारे पास लोग कैंडल मेकिंग का काम कर रहे हैं, कहीं पापड़ बन रहे हैं, कहीं कुछ बन रहा है, सो गवर्नमेंट जो है उनको फोकस कर रही है कि भाई हम तुम्हें पैसा देंगे, तुम अपना बिजनेस अपने आप सेटअप करो यहाँ पे। एंड देन नेक्स्ट इज माय इम्प्रूवमेंट इन द रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर। रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करोगे तो लोग वहाँ पे जाके जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। कैसे? आउटसाइड द हमारे पास आउटसाइड द एरियाज में हमारे पास क्या होंगी, इंडस्ट्री सेटअप होंगी, जिससे गांव के लोगों को नौकरियां मिलनी स्टार्ट होंगी। साथ ही साथ में जब हमारे पास हेल्थ और एजुकेशनल सेक्टर पे फोकस किया जाएगा, नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स बनाए जाएंगे, नंबर ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स बनाए जाएंगे, तो वहाँ पर टीचर्स एम्प्लॉयड होंगी, नर्सेज एम्प्लॉयड होंगी, डॉक्टर्स एम्प्लॉयड होंगे, जिसकी वजह से हमारे पास जॉब्स क्रिएशन होने स्टार्ट हो जाएंगे हमारे पास। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट दैट हाउ अ गवर्नमेंट कैन क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज टू रिमूव दिस डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ये सब पढ़ा हमने हमारे पास एक्टिविटीज के बेसिस पे हमारे सेक्टर्स। अब हम देखते हैं हमारे सेक्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ वर्किंग कंडीशंस। अब एक साइड ले लो भाई आप हमारे पास अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में काम करने वाले लोग, और एक साइड ऑर्गेनाइज, दैट इज एक साइड ले लो आप बैंक एम्प्लॉयज की बात कर लो, और एक साइड ले लो आप घर पे मेड की बात कर लो हमारे पास यहाँ पे, या जो हमारी शॉप्स पे लगे होते हैं, ठीक है, डेली वर्कर्स जो हमारे पास लगे रहते हैं यहाँ पे। अब एक साइड बैंक वाला बंदा है, ठीक है, और एक साइड रेगुलर काम करने वाला बंदा है यहाँ पे। अब जो बैंक में काम कर रहा है उसके वर्किंग आवर्स तो फिक्स है, बट क्या जो डेली बेसिस वर्कर है उसके वर्किंग आवर्स फिक्स हैं? नहीं, कभी काम ज़्यादा भी करना पड़ सकता है। ठीक है, इसको जो है जॉब सिक्योरिटी है, इसकी जॉब सिक्योरिटी नहीं है। ऑर्गेनाइज वाले को जो है पेड लीव्स मिलेंगी, अनऑर्गेनाइज वाले को पेड लीव्स नहीं मिलेंगी हमारे पास यहाँ पे। इसको पेंशन या प्रोविडेंट फंड मिलेगा, इनको पेंशन और प्रोविडेंट फंड बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला है यहाँ पे। इनको अगर जॉब से निकाला जाएगा तो इनको पहले जो है प्रॉपर टाइम स्लॉट दिया जाएगा कि भाई 2 महीने बाद 3 महीने बाद आप मत आना। इनके लिए कोई भी जॉब सिक्योरिटीज़ नहीं है, इनको जब मन चाहा यहाँ से निकाल सकते हैं। इनकी सैलरी फिक्स, इनकी सैलरी फिक्स नहीं है। इनको पता है भाई हमने जाना है, हमारा काम क्या क्या रहेगा, इनका कोई काम नहीं पता कि आज क्या काम करना है, आज क्या काम नहीं करना है। तो गवर्नमेंट को रिक्वायर्ड हुआ कि वो इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स की वर्किंग कंडीशंस को इम्प्रूव करे। इसीलिए हमारे पास अगर हम डेली वेजेस वर्कर की बात भी करें तो उनकी सैलरीज फिक्स है, ठीक है, कि भाई उन्होंने 800 रुपये लेने हैं, 600 रुपये लेने हैं, 700 रुपये लेने हैं, सारे के सारे सेम सैलरी पे हमारे पास यहाँ पे काम करेंगे।
अनऑर्गेनाइज सेक्टर वालों की क्या है, सैलरीज यहाँ पे फिक्स नहीं है, बट इन्होंने मिलके एक बना दिया कि हाँ भैया ठीक है हम सारे मिलके यहाँ पे पैसा करेंगे, तो इम्प्रूव करी गई इनकी कंडीशन। कुछ इनके लिए एक्ट लाया गया कि भैया इनसे अगर काम करा रहे हो तो इनको ये फैसिलिटीज भी आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी हमारे पास, ठीक है। सो सम हाउ गवर्नमेंट ने रूरल एरिया में और अर्बन एरिया में अलग अलग स्टेप्स लिए कि इनकी कंडीशंस को कैसे कैसे इम्प्रूव हम यहाँ पे कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट आता है, ये था हमारे पास हमारा ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स। इसके बीच में डिफरेंसेस बहुत बार हमारे पास पेपर में देखने को हमें मिले हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास हमारा प्राइमरी सेक्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप बोले तो किसका, कौन किस कंपनी का मालिक होने वाला है, सरकार या हम जैसे प्राइवेट इंडिविजुअल, जैसे कि सक्सेस मंत्रा इट इज अ स्मॉल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, इसकी ऑनर कौन हूँ, मैं हूँ यहाँ पे। बट अगर कोई गवर्नमेंट स्कूल है, कोई गवर्नमेंट कॉलेज है, तो उसका ऑनर कौन है, सरकार है, तो दैट वाज द पब्लिक सेक्टर। सो प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर्स हमारे पास यहाँ पे अलग अलग रहते हैं। प्राइवेट सेक्टर्स वो होते हैं जिन्हें अ पर्सन और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ओन, जिसका मालिक कौन होता है, या तो एक इंडिविजुअल पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन्स। ऑन द अदर हैंड पब्लिक सेक्टर्स वो सेक्टर्स होते हैं जिनका मालिक जो है, जिनके जो ओनर है वो कौन होते हैं हमारे पास, हमारी गवर्नमेंट होती है यहाँ पर। इसकी ओनर कौन होती है, हमारी गवर्नमेंट, इसके प्राइवेट पीपल। इसमें काम को मैनेज करने का सारा काम हम लोगों का होगा, उसमें सरकार का होगा। प्रॉपर्टी सरकार की, यहाँ पे हमारी प्रॉपर्टीज। यहाँ पे जॉब सिक्योरिटी ज़्यादा है, यहाँ पे थोड़ी सी कम है हमारे पास। यहाँ इसका काम होता है वेलफेयर का, इनका काम होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का। ये चाहेंगे कि भैया हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाते हुए चले हमारे पास। सो दिस इज अबाउट प्राइवेट एंड द पब्लिक सेक्टर। अगर हम बात करें रिलायंस की, तो रिलायंस कौन से सेक्टर में आता है हमारे पास, हमारा पब्लिक सेक्टर। रिलायंस हमारे पास किस में आता है, हमारा प्राइवेट सेक्टर में आता है। इसी तरीके से इसमें आपके पास जो क्वेश्चन आता है वो 1 मार्क का क्वेश्चन देखने को मिलता है लोग बच्चों के पेपर में, कि ये सेक्टर, ये जो पर्टिकुलर कंपनी है, ये कौन सी हमारे पास कौन से सेक्टर में आती है, प्राइवेट सेक्टर में और पब्लिक सेक्टर में। सो गाइस दिस इज ऑल अबाउट हमारे पास क्या रहा, प्राइवेट पब्लिक सेक्टर्स। यहाँ हमारे पास क्या रहा, हमारा प्राइवेट पब्लिक सेक्टर ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, वर्किंग कंडीशंस के बेसिस पे ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज, एंड एक्टिविटी के बेसिस पे प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर। अब गवर्नमेंट ने कुछ इंपॉर्टेंट रोल प्ले करे। गवर्नमेंट ने बोला कि भैया यू आर हैविंग अ राइट टू वर्क, और इस राइट टू वर्क के अंडर गवर्नमेंट ने एक एक्ट पास करा which was named as the MG नरेगा 2005। इस MG नरेगा एक्ट 2005 के अंडर गवर्नमेंट ने 100 डेज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज दी रूरल एरिया में काम करने वाले लोगों को। और ये जो 100 डेज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज दी गई, ये लगभग 625 डिस्ट्रिक्ट्स में इसको लॉन्च करा गया। अब इसका सिस्टम कैसे था, ग्राम पंचायत के पास ऑफर पहुंचता है कि भाई हमें चाहिए 50 बंदे जो हमारे पास आके यहाँ पे काम करें, ठीक है। अब ग्राम पंचायत देखते हैं कि हमारे यहाँ पे ऐसे कौन से मेंबर्स हैं जिनको इस चीज़ का कार्ड इशू हो रखा है यहाँ पर, और जिन्होंने पहले 100 डेज काम कर लिया तो सरकार उनको ना बुला के, ग्राम पंचायत उनको ना बुला के, सरकार नेक्स्ट 100 पीपल या 50 पीपल को बुलाएगी जो गवर्नमेंट के लिए यहाँ पे काम करते हुए चलेंगे हमारे पास। सो दिस इज ऑल अबाउट MG नरेगा, विच इज नो फुल फॉर्म क्या है इसकी, MG नरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। ये रहा हमारे पास हमारा पूरा का पूरा चैप्टर, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। काइंडली गो थ्रू विद द ग्राफ्स गिवन इन योर NCERTs, नहीं तो हमारी लास्ट में एक सिलेबस के लास्ट में हमारे पास एक जो है वीडियो रहेगी इस चीज़ के लिए, जिसमें हम लोग पिक्चर्स डिस्कशंस करेंगे हमारे पास यहाँ पे, एंड उसमें हमारे पास कैसे टर्शरी सेक्टर की इंपॉर्टेंस बढ़ रही है, टर्शरी सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, GDP बढ़ रहा है हमारे पास यहाँ पे। तो ये सब चीज़ों के ग्राफ्स आपके NCERT में आपको गिवन है। काइंडली गो थ्रू इट दैट, एंड इफ यू फाइंड एनी डिफिकल्टी डू पिंग मी इन माय कमेंट सेक्शन बॉक्स, एंड टेल मी वन थिंग इन द कमेंट सेक्शन दैट BHEL, BHEL एंड टिस्को लिमिटेड ये कौन सी कंपनीज हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हैं हमारे पास या
पब्लिक कंपनीज हैं हमारे पास यहाँ पे। तो आपने इन दोनों कंपनीज का मुझे मेरे कमेंट सेक्शन बॉक्स में बताना है कि कौन सी कंपनी किसके अंडर आती है हमारे पास, आइदर प्राइवेट और public sector. Okay guys, that's all about the chapter. Hopefully you like the videos and don't forget to like, share and subscribe my channel. Thank you.